नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, इससे पहले आपका हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया जा चुका है। आपका इंग्लिश कोर का अपलोड किया जा चुका है, इकोनॉमिक्स का अपलोड किया जा चुका है, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हमारे पास आ चुका है, तो उसका भी सॉल्यूशन आपका अपलोड कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी का भी मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जो भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बच गया है उसका भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, टोटल आपका जो पूर्णांक है, यानी कि टोटल आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। समय कितना दिया जाएगा, तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी बात वही सामान्य निर्देश है जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में रहता है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका अपठित बोध दिया गया है, यानी कि आपका एक पद्यांश दिया गया है और एक गद्यांश दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो पूछे गए प्रश्न है उसके उत्तर को आपको देना है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके उत्तर क्या होंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। यानी कि कवि का भावार्थ ये है कि जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, हम उनकी मदद करेंगे, ठीक है, उनका सहारा बनेंगे। जिसके घर में अंधेरे में है, जो खुद अपने नज़र में नहीं है, उन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उद्यम का दिल जलाएंगे। बातों को समझ रहे हो ना। यानी कि यहाँ पे परोपकारी का अर्थ इस कविता में दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आंसर को जानते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि कवि की क्या अभिलाषा है। तो कवि की अभिलाषा है गरीबों और वंचितों की मदद करने की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, गरीबों और वंचितों की मदद करने की कवि की अभिलाषा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो पद्यांश में आपका उन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है जो आपका गरीब है, भिखारी हैं, अतो वे लोग जो आपका असहाय हैं, अतो किसी के ऊपर किसी का छाया ना हो, उन लोगों को यहाँ पे सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, जो लोग आपका असहाय हैं, जिन लोगों को किसी की छाया नहीं है, यानी कि ये सभी को यहाँ पे सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो आपका ऊपर पद्यांश था, इसमें जो हम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग आपका देशवासियों के अर्थ के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, देशवासियों के लिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। तो जो आपका प्रस्तुत पंक्ति है, इसमें आपका देशभक्ति का भाव निहित है, यानी कि देश के प्रति कुछ कर गुजरने के भाव निहित है, देश की सेवा करने की भाव निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, देशभक्ति। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दिया गया है आपका एक गद्यांश। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो नीचे यहाँ पे इसके प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को करना है, ठीक है। तो ये गद्यांश आपका आसान है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं मैं उसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। आपका काव्यांश थोड़ा हार्ड होता है तो मैंने आपको पढ़ करके समझा दिया। ये गद्यांश आपका हार्ड नहीं होता है, पैसे इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये जो पद्यांश था और ये जो गद्यांश है, इसके क्वेश्चन के आंसर को रटना नहीं है बच्चों, ठीक है।
क्योंकि आपका एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही पद्यांश और यही गद्यांश आएगा, प्रत्येक पर बदल बदल के आपका गद्यांश और पद्यांश आता है, यानी कि पैसेज आपका बदल बदल के आता है, रिपीट नहीं होता है पैसेज। ठीक है, रिपीट क्या होता है, तो जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपका किताब का क्वेश्चन है वो सब रिपीट होता है, उसको आपको रट लेना है। ठीक है, इसको आपको रटना नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग पहले आप लोग खुद से आंसर यहाँ पे बनाइए, फिर हम जो आंसर बोल रहे हैं उसको आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इसके आंसर को डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सबसे पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है, तो सबसे पर की ओर अग्रसर होने का अर्थ है परोपकारी हो जाना। ठीक है, परोपकारी का मतलब क्या होता है, दूसरे के प्रति दया भाव प्रकट करना, दूसरे की मदद करना, दूसरे की सहायता करना। ठीक है, तो सबसे पर की ओर अग्रसर होने का अर्थ है परोपकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है, तो एक शिक्षित व्यक्ति में आपका समाज कल्याण के लिए आपका निर्बल की सहायता करना, ये गुण होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्बल की सहायता करना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि शिक्षा से विद्यार्थी के किस गुण का विकास होता है, तो शिक्षा से विद्यार्थी का आपका रचनात्मक विकास होता है, रचनात्मक गुण का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा रचनात्मक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है, तो जो आपका प्रस्तुत गद्यांश है इसमें आपका शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि किस प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति आपका समाज की भलाई कर सकता है, लोगों का मदद किस प्रकार से कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा का महत्व। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब जो आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों, ये आपका रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है आपको रट लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अभिव्यक्ति और माध्यम का, और इस सेट का 9वां क्वेश्चन है कि आलेख से क्या अभिप्राय है, तो आलेख से अभिप्राय है किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो। हाँ जी, अभिप्राय है। ठीक है, यही आपका आलेख में होता है। साथ ही साथ गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना भी होती है, जिसके विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। ये तीनों क्या है आपका अभिलेख से अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है, तो फीचर में आपका तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग आपका मनोरंजक होता है। यानी कि फीचर आपका क्या होता है, एक फीचर में चुटकुला कर दिया जाता है, शायरी कर दिया जाता है, मुहावरा कर दिया जाता है, तो इससे क्या बनता है, ये मनोरंजक बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो शैली होता है वो मनोरंजक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संपादकीय किसे कहते हैं, तो संपादकीय आपका संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को कहते हैं। यानी कि संपादक का जो विचार है उसको जो पेपर पर लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था, तो विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर किसे माना जाता है, तो ये आपका 1982 से लेकर के 1992 को माना जाता है। ठीक है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर, पहला दौर कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखिएगा 1982 से लेकर के 1992 तक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि विश्व में इंटरनेट हो गया लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, तो लोकतंत्र का यहाँ पे होगा चौथा। ठीक है, स्तंभ चौथा होगा, यहाँ पे छूट गया है, ऐड कर लीजिएगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ये आपका पत्रकारिता को यानी कि मीडिया को आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मीडिया को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है, तो फ्रीलांसर पत्रकार वह पत्रकार को कहा जाता है कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता हो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जाकर के पत्रकारिता कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, आपका फ्रीलांसर पत्रकारिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ होता है स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी सीमा क्या है, तो मुद्रित माध्यमों को सबसे बड़ी सीमा का मतलब ये हुआ, सीमा का मतलब ये होता है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि उसकी कमियां। ठीक है, क्या उसकी कमियां हैं, तो जो आपका मुद्रित माध्यम है यानी कि जो पेपर है आपका जो छप गया, ठीक है, जो अखबार आता है, तो उसकी जो सबसे बड़ी कमियां है यह है कि तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। यानी कि मान के चलते अभी यहाँ पे कोई भी आपका घटना घट गया, मान के चलते आपका
राहुल गांधी ने कोई घोषणा कर दिया, मोदी ने नोट बंद कर दिया, ठीक है, आज अगर नोट बंद करेगा तो पेपर में आपका कल आएगा भाई, और यही न्यूज में आपका अभी तुरंत दिखा देता है, ठीक है। तो ये इसकी कमी हो गई। तो यही आपका सबसे क्या है, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, यही सबसे बड़ी सीमा यानी कि कमियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पीटीआई क्या है। तो जो आपका पीटीआई है बच्चों, ये आपका समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा समाचार एजेंसी। और ये पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा पीटीआई, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, अरे भाई पीटीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका क्या है, तो एक आपका न्यूज एजेंसी यानी कि समाचार एजेंसी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी जो किताब का क्वेश्चन है ये आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपका एक क्या दिया गया, पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, पद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिलता करता पद को, ये भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। तो ये जो आपका पद्यांश है, ये आपका पद का जो अंश लिया गया बच्चों, ये जो आपका पहला कविता है, ठीक है, हिंदी कोर में आपका पहला जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, वहां से इस कविता को लिया गया है। और कवि कहते हैं कि मेरा यहाँ पे एकांकी यानी कि कवि को लगता है कि मैं दुनिया में अकेले हूं, मेरा कौन है, मेरा कौन इंतजार करेगा, अपने उसी को मतलब अकेलेपन के दुख दर्द को यहाँ पे व्यक्त करते हैं कि कौन मुझे यहाँ पे याद करेगा, मैं किसके लिए चंचल बनूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके रचयिता आपका हरिवंश राय बच्चन है, जो कि आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो आपकी कविता है उससे लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कौन सा अलंकार है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। देखिए अलंकार का एक आपका वीडियो आएगा, क्योंकि अलंकार से आपका 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है, ठीक है। तो मैं ट्रिक वाला वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको टेंशन मत नहीं लेना है, सारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अलंकार आप लोग खुद से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड में आपका मतलब कौन सा वाक्य में कौन सा अलंकार है, ठीक है बच्चों, जिसमें सारा उपमा आमक रूपक पुनरुक्ति सारा अलंकार आपको मैं बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ मुझसे कौन है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ में यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे कौन है कि मुझसे बोल रहा है, तो यहाँ पे मुझसे कौन बोल रहा है, ये आपका कवि बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कवि। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ये कविता में आपका एकांकी यानी कि अकेला जीवन बिताने वाले व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा एकांकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे किताब का ही गद्यांश है, आपका जो भक्तिन चैप्टर है उसी का मतलब उसी का आपका क्या क्या है, एक भाग को उठा लिया है और उससे आपको क्वेश्चन दे दिया है, बताइए भाई इस सब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आपका भक्तिन चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है, ठीक है। इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपका लिंग भेद का आपका सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लिंग भेद का। इस चैप्टर को पढ़िएगा भक्तिन का बच्चों तो आपको पता चलेगा। देखिए क्या होता है, भक्ति आपका एक किरदार का नाम है, ठीक है। इस कहानी की कह सकते हैं नायिका है, मेन किरदार आपका कौन है, भक्तिन है, ठीक है। और ये आपका आत्म संस्मरण है, ये रियल कहानी है भाई भक्तिन, ठीक है। लेखिका की आपका भक्तिन कौन रहते हैं, तो उसकी एक तरह से कह सकते हैं काम करने वाली रहती है। तो भक्तिन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और भक्तिन की क्या होती है, यहाँ पे भक्तिन की आपका 3 बेटियां होती है, बेटा एक को नहीं होता है। आप लोग गांव देहात में देखता होंगे ना कि किसी की सिर्फ बेटी हो जाती है, ठीक है, बेटा नहीं रहता है, तो उसको किस प्रकार से धिक्कारा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे उसकी जो सास है, जेठानियां बैठ करके लोग चर्चा करते हैं, मतलब उसको बहुत ही ताना देते हैं, उसके जेठानी उसकी सास बहुत ही ताना देते हैं, क्योंकि उसकी जो आपका भक्तिन है उसका 3 बेटी हो जाता है, बेटा एक को नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे लिंग भेद मतलब लिंग भेद को दिखाया गया है, बेटे बेटा के अंतर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, तो अभी बताया भक्तिन, इसके राइटर कौन है, महादेवी वर्मा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में बात किया गया है? तो उसकी लड़कियां, किसके लड़कियों के बारे में बात की गई है? भक्तिन की लड़कियां, ठीक है। जो आपका भक्तिन का जो जेठानी होती है, यानी कि उसकी गोतनी, गोतनी समझ रहे हो ना, हाँ, तो गोतनी सब की जो लड़कियां बेटा होता है वो मलाई खाता है, और उसकी जो भक्तिन की बेटियां होती है उसे सिर्फ चने बाजरे और की घुघरी चबाती है। मतलब उसे कुछ खास अच्छा खाना नहीं दिया जाता है बेटे होने के नाते। और जो बेटे होते हैं उसके मतलब गोतनी सब का बेटा, ठीक है, उसने उसके गोतनी सब के बेटे को मतलब मलाई, रसमलाई, दूध, मतलब बेटे होने का उसको फायदा दिया जाता है, ठीक है, और इसको धिक्कारा जाता है। बात को समझ रहे हो ना? चलिए, तो यहाँ पे आप किसके बेटियों की बात की जा रही है? भक्तिन का। अगला क्वेश्चन है आपका, कलूटे लड़के में कलूटे शब्द है। यहाँ पे देखिए कलूटे लड़के के बारे में बात किया गया है कि जेठानी के कलूटे लड़के, काले कलूटे लड़के। तो यहाँ पे कलूटे जो शब्द है ना बच्चों, ये लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता को बता रहा है, ठीक है। काला लड़का, कलूटे लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, सफेद लड़का, पीला लड़का, ठीक है। तो जो किसी की विशेषता, किसी भी संज्ञा की जो विशेषता बता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो लड़का का विशेषण यहाँ पे कलूटे बता रहा है, तो कलूटे शब्द क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में कि सही विकल्प का चयन करें। अब किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का। यहाँ किसके लिए इंतजार की बात कही गई है? तो यहाँ पे दर्शक के लिए इंतजार की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दर्शक। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रघुवीर सहाय के द्वारा जो रचित कविता है आपका कमरे में बंद अपाहिज, उससे लिया गया है। इस कविता को आप लोग पढ़िएगा तो आपके आंख में भी आंसू आ सकता है अगर आप मगन से पढ़ते हैं कविता को। तो देखिए इसमें एक्चुअल में इस कविता में क्या बताया गया है, इसमें जो आपका एक इंटरव्यूअर होता है, यानी कि आपका क्या होता है, पत्रकार होता है, जो आपका टीवी में एक अपाहिज के इंटरव्यू को दिखाता है और अपाहिज से अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। अच्छा, अपाहिज किसको कहते हैं आप लोग समझ रहे हो ना? जिसका मतलब जो विकलांग होते हैं, मतलब कि जिसके जन्म से ही आपका, जिसके पैर हाथ में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? आपका विकलांग कहा जाता है, और उसी को अपाहिज कहा जाता है, ठीक है। तो अपाहिज से अलग मतलब अजीब टाइप के सवाल करते हैं। अपाहिज होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसे काम करते हैं, आप क्या करेंगे अपाहिज हो गए हैं तो, ठीक है, मतलब अटपटांग सा सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे आपका कविता में जो कविता के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंतजार करते हैं आप भी, अभी का मतलब दर्शक भी इंतजार करते हैं उसके मतलब अपाहिज के रो पढ़ने की, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दर्शक होगा। देखिए मैं हिंदी कोर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आपको मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दूंगा, और ये मात्र 10 दिन का कोर्स होगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू रोज आपका डेली वीडियो आएगा, ये 2 वीडियो आएगा, ठीक है। एक में हम एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद जस्ट उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी कोर बहुत सारे चैनल नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि हिंदी कोर का ज़्यादा बच्चा ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचना, हिंदी कोर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जेएसएससी के एग्जाम में भी आता है। तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी कोर पढ़ाऊंगा, ऐसा मुझे स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा जितना भी स्टूडेंट आया भाई, भला तो सभी का होगा ना, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा हिंदी कोर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होने दीजिए। चैनल से मैं आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सारा कंटेंट आपका तैयार हो चुका है, पीडीएफ बन चुका है सारा। अब सिर्फ आपका मॉडल पेपर आज ही से स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर आ चुका है तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा देते पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये जो आपका चैप्टर है ये रामचरितमानस के आपका जो लंका कांड है उसमें वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लंका कांड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चिटधा गिडधा चिटधा गिडधा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थक है? तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, पहलवान की ढोलक। तो इसमें बताया गया है किस प्रकार से एक पहलवान आपका गरीबी में आपका जीता है भाई, ठीक है। बचपन में उसके माता पिता का मौत हो जाता है, उसके सास उसको पालते हैं, ठीक है। पहले बचपन में ही शादी हो जाता था, सास उसको पालते हैं, फिर वह उसको सास को बहुत लोग परेशान करते हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि जो परेशान करते हैं उससे बदला लेने के चक्कर में, एनिमल फिल्म शायद देखे होंगे ना, सुन इसी तरह से है कि एकदम बहादुर से एकदम दंगल लड़ता है, मतलब कुश्ती लड़ता है, पूरा पहलवान बन जाता है। और ये कुश्ती लड़ने के क्रम में आपका ये किसी का इसका गुरु नहीं होता है, ये अपने गुरु ढोलक को मानता है। और ढोलक जो बजाया जाता है ना, चिटधा गिड़धा, इसको आवाज आता है, और इसका मतलब क्या होता है कि आ भिड़ जा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो आजा भिड़ जा आजा, ठीक है। सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाज के विकास के लिए श्रम विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये आपका जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित चैप्टर है आपका श्रम विभाजन,
देन वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से एक व्यक्ति आपका अपने जातिगत पेशे में बंधे रहते हैं। जैसे ठाकुर आपका दाढ़ी मूंछ छिलते रह जाता है, ठीक है, बुरा मत मानना भाई। कुम्हार आपका मतलब एक अब पहले के ज़माने में क्या करते, खपरा गाड़ते रह जाता था, कुम्हार का काम करता है। ठीक है, आपका मतलब जाति किस प्रकार से उसको अपने एक पेशे में गढ़ देता है, उसकी रुचि के अनुसार काम करने नहीं देता है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो जो श्रम का विभाजन होना चाहिए बताया गया है वो आपका रुचि के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो आपको अच्छा काम लगता है, जो आपको रुचता है वही आपको काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानी के मुख्य पात्र असोदर बाबू के चरित्र का मुख्य दिग्वंत क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका अनिर्णय की स्थिति। इसके चरित्र का मुख्य दद्वंद आपका दवंद, ये क्या है आपका अनिर्णय की स्थिति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि झूठ की शैली की रचना है। तो झूठ आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ये झूठ जो आपका चैप्टर बच्चों, ये आपका क्या है, एक आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक का नाम है आपका आनंद आदव। ठीक है, वहीं से लिया गया झूठ का मैंने आपका एमसीक्यू अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसे आप लोग देख सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी कोर का, वहां पे जा करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। हो सकता है वीडियो को आप लोग लेट से देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया हुआ होगा। ठीक है, सारा का सोल्यूशन आपको करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कीजिए, सारा वीडियो देख लीजिए, सारा एक्सप्लेन के साथ बताए हैं। और मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वो भी मैंने आपको बताते हुए चला, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो उसे आप लोग देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न निश्चित देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बातों को समझ रहे हो ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।